बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिज़ाइन रूल्स का जो हमने दो ऑप्शन पर पढ़े थे कैटेगरीज, एक लर्नेबिलिटी, एक रोबस्टनेस। तो आज हम शुरू करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। हमने फ्लेक्सिबिलिटी के सब रूल्स को पढ़ना है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि हम जब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करें तो सिर्फ एक तरीका ना हो, मल्टीपल वेज हो, मल्टीपल तरीके हैं। और मैंने आपको बहुत सादी सी मिसाल दी थी कि अगर हमने टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट करना है तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है मेन्यू में भी। ये ऑप्शन शॉर्टकट जो हमारे पास जो ये एक कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स होते हैं, ठीक है, शॉर्टकट कीज होती हैं, उसमें ही मौजूद है। कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल जी से हम अनडू कर सकते हैं, कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं। तो हम मेन्यू से भी ये काम कर सकते हैं, हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। हमारे पास रिबन के अंदर सीजर का एक निशान होता है, हम उससे भी ये काम कर सकते हैं। तो लिहाजा फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि यूज़र जब कंप्यूटर से इंटरेक्ट करे तो मुख्तलिफ तरीक़ों से इंफॉर्मेशन या कमांड एक्सचेंज कर रहा हो, और जब कंप्यूटर हमें डेटा दिखाए तो मुख्तलिफ तरीक़ों से दिखा रहा हो। मैंने इसकी भी एक मिसाल दी थी कि जब हम फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं फाइल मैनेज करने के लिए, तो हम एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं कि हमारी जो फाइल्स हैं वो अमूमन डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट की जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम। और अगर हमें नेम का अंदाज़ा नहीं है तो हम टैब चेंज करते हैं, हम डेट पे चले जाते हैं, हम टाइप पे चले जाते हैं। तो कंप्यूटर उस एक ही इंफॉर्मेशन को हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से दिखाता है जो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, मददगार साबित होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के रूल्स को। तो इसमें अगर आप देखिए तो पहला है डायलॉग इनिशिएटिव। देखिए, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में यूं है कि ह्यूमन और कंप्यूटर आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो यूज़र है वो कंप्यूटर को कोई कमांड देता है और यूज़र उसका जवाब देता है, आइदर प्रोसेस करके या कोई इंफॉर्मेशन दे के। तो देखिए क्या कहता है, व्हेन कंसिडरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम एज अ डायलॉग बिटवीन पार्टनर्स, दो लोगों के बीच में होने वाली बातचीत अगर इसको माना जाए कि जो यूज़र है वो कंप्यूटर से बात करे, उसे कमांड दे और कंप्यूटर जवाब दे, it is important to consider which partner has the initiative in conversation। तो सबसे अहम ये होगा कि कौन सा पार्टनर है जो सबसे ज़्यादा जिसके पास ये राइट है कि वो पहले बात शुरू करे। ये जब डायलॉग होता है ना, दो लोग बात करते हैं तो पहले एक बंदा बात शुरू करता है। कंप्यूटर में भी यही है कि कंप्यूटर हमें कोई बात कहेगा और हम जवाब देंगे, या हम कंप्यूटर को ऑर्डर करेंगे और वो हमारा काम करेगा। तो याद रखिए, इसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, प्रीएम्प्टिव पार्ट। ये हमारे पास प्रीएम्प्टिव पार्ट का मतलब ये था कि प्रीएम्पशन ये होती है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो कंप्यूटर मुझसे कंट्रोल छीन ले। मिसाल के तौर पे, अगर हमारे पास ऐसा हो कि हम कोई काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और मैंने उसके दौरान में जो, हाँ बिल्कुल ठीक है, जब हमारे पास लो बैटरी वाला डायलॉग आता है तो हमारे सामने आ जाता है, यानी ये हमें कुछ और नहीं करने दे रहा होता। तो ये हमें चाहता है कि हम इस पे तवज्जो दें, इसको ओके करें, और अगर हमने चार्ज पे लगाना है तो लगाएं। एक तो ये मिसाल है। और इससे ज़्यादा बेहतर मिसाल ये है कि वर्ड में अगर हम सिंपल टाइप कर रहे हों और अगर मैं सेव का वो ऑप्शन प्रेस कर दूं, जब डायलॉग बॉक्स मेरे पास आता है तो डायलॉग बॉक्स मुझे रोक देता है। अब ना मैं टाइप कर सकता हूँ ना फॉर्म कुछ नहीं कर सकता। वो मुझसे कह रहा होता है पहले मुझे मेरी बात का जवाब दे, यानी कंट्रोल अब कंप्यूटर के पास चला गया है। पहले मुझे उसे बताना पड़ेगा कि फाइल का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, जो कुछ भी मैं उसको देना चाहता हूँ। फिर मैं उसको सेव करूँगा, तो उसके बाद वो मुझे मेरा कंट्रोल देगा और मैं वर्ड में दोबारा काम शुरू कर दूंगा, फॉर्मेटिंग शुरू कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझसे उसने तमाम कंट्रोल ले लिया है। यानी प्रीएम्पशन पार्ट क्या है वर्ड में कि सर जब आप सेव का बटन दबाते हैं, डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, तो वो आपसे कंट्रोल ही छीन लेता है। वो कहता है कि ठीक है, कंट्रोल मेरे पास ही है। तो इस सूरत में हो क्या रहा होता है कि हम लोग उसको उसका जवाब देते हैं, आइदर उसको पार्ट पार्ट दे के सेव करने का, और या फिर हम ये करते हैं कि हम उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल भी ये है कि हम प्रीएम्पशन का पार्ट, यानी जो हमसे कंट्रोल ले लिया गया है, वो हम उससे वापस ले लेते हैं। तब वो जो बात करता है वो कहता है दो तरह के प्रीएम्पशन होते हैं, एक सिस्टम प्रीएम्पशन और एक यूजर प्रीएम्पशन। सिस्टम प्रीएम्प्टिव पार्ट ये होता है कि सिस्टम के पास कंट्रोल है और वो हमसे बताए कि हाँ बताओ क्या करना है। इसकी बहुत सिंपल मिसाल है
जब हम डॉस यूज करते थे तो डॉस में कंट्रोल कंप्यूटर के पास होता था। वो हमें जब कर्सर देता था तो हम कमांड टाइप करते थे। अब जब मैंने उसको कॉपी के ऊपर लगाया तो कंट्रोल मुझसे छिन गया। अब कंट्रोल फिर उसके पास है। जब वो कॉपीइंग, क्योंकि सिंगल टास्क था, जब वो अपनी कॉपीइंग पूरी कर लेता था उसके बाद वो फिर कर्सर दिखाता था, फिर मुझे कहता था चलो अब बताओ क्या करना है। यानी कंट्रोल कौन कर रहा था उस वक्त? डॉस में ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कंट्रोल करता था, डॉस हमें या कंप्यूटर हमें कंट्रोल करता था और हम उसको कमांड्स दिया करते थे। लेकिन अगर आज आप और इसको हम कहते हैं सिस्टम प्रीएम्प्टिव, यानी सिस्टम के पास कंट्रोल होता है, वो हमें टाइम देता है, हमें मौका देता है कि हाँ जी अब आप बोलिए, लेकिन हम खुद से बीच में नहीं बोल सकते। लेकिन अगर विंडोज को देखें तो वो यूजर प्रीएम्प्टिव है। उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि विंडोज में हम एक विंडो खोलते हैं, उसके अंदर हम कोई चीज अपलोड या डाउनलोड पे लगा देते हैं। हम एक और विंडो खोलते हैं, उसके अंदर हम कोई म्यूजिक, कोई कुरान, कोई चीज उस पर चला देते हैं। हम एक और विंडो, अब आप नोट करो अगर, तो विंडो में ज्यादा हिस्सा जो है वो यूजर प्रीएम्प्टिव है। यानी यूजर को आजादी हासिल है कि वो अपने काम को जब और जिस तरह चाहे शुरू कर दे। डॉस की तरह रुक के इंतजार नहीं करना कि कमांड प्रॉम्प्ट आएगा तो मैं कमांड दूंगा। विंडो मल्टीटास्किंग है, तो हम एक के बाद एक टास्क चला लेते हैं और हमारे पास मल्टीपल टास्क चल रही होती है। तो वो कहता है कि अगर इन दोनों को देखा जाए कि सिस्टम के पास कंट्रोल हो या यूजर के, तो कहते हैं फ्रॉम द यूजर्स परस्पेक्टिव, ये जो नुक्ता निगाह यूजर का है उसके मुताबिक a system driven interaction hinders flexibility। उसके काम को करने को, उसके तरीके को सिस्टम प्रीएम्प्टिव पार्ट, जहाँ पे सिस्टम के पास कंट्रोल हो, तो ये उसको रोकता है, उसको हिंडर करता है, उसमें रुकावट डालता है। वेयर एज अ यूजर ड्रिवन इंटरेक्शन, यानी यूजर प्रीएम्प्टिव जो हमारे पास होता है वो फेवर करता है। यूजर को आसानी होती है कि जब कॉपी पे लगाया लगा दिया, जब उसके बाद कोई ईमेल चेक करनी हुई तो एक और विंडो में खोल ली, तो उसको इंतजार नहीं करना, उसको अपने डायलॉग में दूसरे का ये कहने की जरूरत नहीं कि अब बताइए, बल्कि जब उसका दिल चाहता है वो काम करता है। तो डायलॉग इनिशिएटिव बहुत अहम है। आपने अपने प्रोजेक्ट्स में भी ये ख्याल रखना है कि यूजर से कंट्रोल कम छीने, जहां पर जरूरी है। अगर कोई यूजर कोई रिकॉर्ड डिलीट कर रहा है, प्रीएम्प्शन आप सिस्टम को दे दें। सिस्टम फॉरन डायलॉग शो कर और कहे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, तो अब वो जवाब देना लाजिम है, क्योंकि यहाँ पर डेटा लॉस हो जाएगा अगर गलती से भी कुछ उसने प्रेस कर दिया है तो लिहाजा यहाँ पे प्रीएम्प्शन गई, सिस्टम ने प्रीएम्प्शन ले ली, उसने पहला हक ले लिया। अब वो आपसे कह रहा है कि बताओ डिलीट करना है या नहीं, एडिट करना है या नहीं, तो लिहाजा वहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन अगर अब एक आप रिकॉर्ड सेव करते हैं तो उसमें कोई चीज़ ज़ाया तो नहीं हो रही ना, तो वहाँ पे प्रीएम्प्शन आपने सिस्टम को नहीं देनी। वहाँ पर वो सिस्टम में सिर्फ सेव का बटन दबाए और वो सिर्फ सेव हो जाए और सिस्टम उसको दिखा ले कि वन और मोर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो लिहाजा ये चीज़ गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज़र का प्रीएम्प्शन पार्ट रखा जाता है। उसको हक दिया जाता है कि वो सीधा सीधा काम करता रहे और उसका सिस्टम उसको फ्लेक्सिबल लगे। अब देखिए जरा मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। इस वक्त हो क्या रहा होता है कि हमारे पास डॉस में सिंगल टास्क था, एक टास्क, और अब यहाँ पर क्या है, मल्टी टास्क। और अब यहाँ पर मल्टी टास्क आ गए तो विंडोज के अंदर, तो अब देखो आपके पास मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया है। मल्टी थ्रेडिंग ऑफ द यूजर सिस्टम डायलॉग अलाउज फॉर अ इंटरेक्शन टू सपोर्ट मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। एक से ज्यादा काम, एक से ज्यादा टास्क हो रहे होते हैं, तो विंडोज हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है कि हम एक वक्त में मल्टी टास्किंग कर सकते हैं, मोर देन वन टास्क कर सकते हैं। तो वो कहता क्या है जरा देखिएगा, इसमें होता क्या है, कंकरेंट होता है एक ही वक्त में, साइमल्टेनियसली जिसको हम कहते हैं ना। तो कंकरेंट मल्टी थ्रेडिंग अलाउज साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन pertaining टू सेपरेट टास्क। अब आप एक चीज पे बहुत गौर करो और इसको देखना ही, इसको समझ में आ जाएगा। आपके पास डिफरेंट विंडोज हैं और आपने एक में कॉपी पे लगाया हुआ है, एक में आप तिलावत सुन रहे हैं, एक के अंदर शायद आप कोई अपनी ईमेल चेक कर रहे हैं, अपने नोट्स देख रहे हैं। होता क्या है कि कॉपी करते करते एक बीप सुनाई देती है। आपके सामने विंडो कॉपिंग की नहीं खुली हुई, आपके सामने इस वक्त जो विंडो खुली है वो आपकी ईमेल की विंडो, आप उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल फौरी तौर पे सिस्टम लेता है और आपको बीप करके कहता है कि आपकी जो ड्राइव है वो फुल हो चुकी है, मैं कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखो ये है कंकरेंट मल्टी थ्रेडिंग, कि आपकी सेपरेट टास्क चल रही हो और फिर भी वो साइमल्टेनियसली हर टास्क में से जहाँ पे जो इशू आ रहा है
वो आपको अपडेट कर सकता हो, उसके पास ये वाला राब्ता हो कि वो आपको बता, ये ना हो कि आप 1.5 घंटे के बाद फारिग हो अपने काम से और जब आप जाएं तो पता चले कि ओहो वहां पर तो कॉपी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि डिस्क फुल है। देखो कितना मजे का है कंकरेंट मल्टी थ्रेडिंग में कि ये साइमल्टेनियसली मल्टी टास्क को देख रहा होता है और जिस टास्क को जिस वक्त कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है वो उसी वक्त वहां से अपना पैगाम भेजता है। उस बीप का फायदा क्या होता है? याद कीजिए, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉकटेल पार्टी इफेक्ट, कि बहुत सारे शोर में से जो चीज़ आपके मतलब की है, जो आपके इंटरेस्ट के ध्यान उधर लेकर जाना, तो जो ही ये बीप होती है तो आपने अपने आप मेल की विंडो को मिनिमाइज करते हैं, आप फौरी तौर पर मिनिमाइज कर देते हैं जो मीडिया प्लेयर की आपकी फाइल चल रही है, यूट्यूब चल रहा है, और बैकेंड पे जाके तीसरी चौथी विंडो में देखते हैं कि ओहो अच्छा हमारी डिस्क फुल हो गई है, मुझे डेस्टिनेशन चेंज करना होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का कि मल्टीपल टास्क हो और फिर कम्युनिकेशन भी मल्टीपल हो। और आगे देखो मल्टी मोडेलिटी, मैंने आपको पढ़ाया था। मल्टी मोडेलिटी ये होती है कि इंसान के एक चैनल से ज्यादा चैनल्स को यूज करें इनपुट देने को। कैसे सर? मैं आंखों से भी देख रहा हूँ, मैं कानों से सुन भी रहा हूँ, दो काम हो रहे हैं, मैं एक वक्त में अपने दो मोड या दो चैनल यूज कर रहा हूँ। तो वो क्या कहता है? मल्टी मोडेलिटी ऑफ डायलॉग इज रिलेटेड टू द मल्टी थ्रेडिंग। यानी वो मुझे क्या कर रहा है, एक तरफ मुझे दिखा भी रहा है लेकिन क्योंकि मैं उस वक्त उस विंडो पर नहीं हूँ तो वो मुझे बीप देख के सुना भी रहा है। मेरे दो मोड्स उसने यूज किए हैं कि अगर ये देख नहीं रहा होगा तो सुनाई तो देगा ना। तो लिहाजा ये वाली कॉन्सेप्ट है मल्टी मोडेलिटी का जो यहाँ पर भी यूज कर रहा है। और इसने एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दी है, सच फ्यूज मोडेलिटीज आर एरर वार्निंग्स। जब भी कभी कोई एरर आए, कोई और उसने इंफॉर्मेशन देनी हो तो वहां पर ये फ्यूज, यानी फ्यूज कहते हैं मिक्स हो जाना, मिक्स होने वाली मोडेलिटीज होती हैं जिसमें हमें एक एरर मैसेज भी नजर आता है और साथ में बीप भी सुनाई देती है। तो वो कहते हैं विच यूजुअली कंटेन्स अ टेक्सचुअल मैसेज accompanied by an audible beep, जो हमें सुनाई दे सके। अब आप देखिएगा जरा, अब है a windowing system naturally supports a multi-threading dialogue that is interleaved amongst a number of overlapping tasks। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक वक्त में कई विंडोज होती हैं जो काम कर रही होती हैं, ओवरलैपिंग होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती हैं। ऑल्दो हमें लगता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग है, लेकिन जिस जिस कंप्यूटर में सिंगल प्रोसेसर होता है वहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती, मल्टीटास्किंग हो रही होती है। यानी हर टास्क को थोड़ा सा टाइम मिलता है, वो टाइम इतना शॉर्ट होता है और कंप्यूटर इतना तेज होता है कि हमें लगता है कि एक ही वक्त में सारा काम हो रहा है, इन पैरेलल हो रहा है, ठीक है, लेकिन हो नहीं रहा होता। जहां पर प्रोसेसर ज्यादा होते हैं वहां पर पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। तो अब ये क्या कह रहा है कि ओवरलैपिंग टास्क है, सब टास्क चल रही हैं और यहाँ पर आपका जो सिस्टम है ये सपोर्ट करेगा मल्टी थ्रेडिंग को, कि कई काम इकट्ठे हो रहे हैं। एंड ईच विंडो कैन रिप्रेजेंट अ डिफरेंट टास्क। जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक में ईमेल है, एक में तिलावत है, एक के अंदर कॉपिंग है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट एडिटिंग इन वन विंडो, फाइल मैनेजमेंट इन अनदर, a telephone directory in another, and electronic mail in yet another। तो चार विंडोज एक साथ चल रही हैं, ये आपको इन्फॉर्म कर रही होती है कोई भी विंडो अपने बारे में। जिसमें एरर आएगा फौरन प्रीएम्पशन लेगा और वो फिर आपको बताएगा। तो जरा जो और करो, a multimodal dialogue can allow for concurrent multi-threading। जो मल्टी मॉडल डायलॉग है जिसमें दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, तो ये हमें मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट दे रहा होता है कि कहीं पे भी ये विंडो बैकग्राउंड में हो, ये अगर दिखाई नहीं दिया, मैसेज नहीं नजर आया क्योंकि विंडो बैकग्राउंड में है, ओवरलैप की हुई है, तो उसकी जो बीप होगी वो हमें पता चल जाएगी कि हाँ कुछ हुआ है, मुझे जाकर देखना चाहिए। अब जरा देखिए मल्टी थ्रेडिंग, अच्छा सी हम सॉरी ऊपर चला गया हूँ मैं। इसका तीसरा जो रूल था फ्लेक्सिबिलिटी का, दैट वाज टास्क माइग्रेबिलिटी। माइग्रेशन क्या होती है? हिजरत कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। अब जरा यहाँ पर तुम गौर करो कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फ्लेक्सिबिलिटी का कि मैं कुछ काम खुद करूं और मैं कुछ काम किसी मतलब कंप्यूटर को दे दूं। यानी हम टास्क को माइग्रेट कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल अभी हम पढ़ेंगे लेकिन पहले बताओ ताकि समझ में आ जाए। देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और मैं बैठकर उसके अंदर उसको पढूं और चेक करूं कि ग्रामर या इसकी जो स्पेल्स हैं उसमें मिस्टेक्स तो नहीं है। एक तरीका ये है। एक माइग्रेशन ये है कि मैं अपने उसी सॉफ्टवेयर को बोलूं कि भाई तुम ही ये वाला काम कर दो। तो आप वर्ड में नोट करो, हम खुद भी देख रहे होते हैं सेंटेंसेस को कि अच्छा इसको और इम्प्रूव करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ग्रामर और स्पेल भी चेक ऑन किए हुए होते हैं।
स्पेलिंग तो वैसे ही ज़रूरी है कि वो हमें एरर्स बताता है स्पेलिंग के, और ग्रामर इसलिए ऑन किया होता है कहीं पर हम किसी सेंटेंस को अगर ओवरलुक कर जाए, उसको हम हमारी आंखों से वो उछल रहा है हमें ना नजर आए, तो क्या हो इमीडिएटली वो उसको ब्लू कर दे। तो अब क्या है, मैं खुद भी उसके स्पेल्स चेक कर सकता था, लेकिन मैंने सिस्टम को माइग्रेट किया, मैंने कहा तुम चेक करो। तो जरा इसको पढ़कर देखते हैं समझ में आएगा। टास्क माइग्रेटेबिलिटी कंसर्न्स द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। हमने ट्रांसफर करना है टास्क को बिटवीन सिस्टम एंड द यूजर। मैं अपने पास टास्क ले लूँ या मैं कंप्यूटर को दे दूँ। It should be possible for the user or system to pass the control of a task over to the other or promote the task from a completely internalized on one to a shared and cooperative venture। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, वो कह रहा है कि इसमें हमारे पास ये कंट्रोल हो कि हम अपना टास्क कंप्यूटर को दे सकें, उससे वापस ले सकें, या हम दोनों मिलकर काम कर सकें। कोऑपरेटिव वेंचर का मतलब होता है कि जॉइंट वेंचर, कोऑपरेटिव वेंचर, जिसमें दोनों लोग आपस में मिलकर वो काम कर रहे हो। तो वो क्या कह रहा होता है, हेंस अ टास्क दैट इज इंटरनल टू वन बिकम इंटरनल टू द अदर। यानी जो काम मैं कर रहा था स्पेल स्पेल चेकिंग का, जब मैंने उसको दिया तो वो मेरे से जाके उसके पास चला गया, और जब मैंने उससे वापस ले लिया कि जी ठीक है मैं खुद इसको देखता हूँ, तो उस वक्त वो मेरे पास आ गया। और या फिर शेयर्ड बिटवीन द टू पार्टनर्स, मैं भी स्पेल्स को ग्रामर को देख रहा हूँ और मेरा कंप्यूटर भी मुझे इंडिकेट कर रहा है, वर्ड भी मुझे बता रहा है यहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक है, यहाँ पे स्पेल की मिस्टेक्स है। तो शेयर्ड वन भी हो सकता है। तो टास्क को माइग्रेट करना क्या हुआ कि एक काम जो कि यूजर भी कर सकता है, वो उसी काम को ऑटोमेटेड तरीके से कंप्यूटर के हवाले कर दे, अपने सिस्टम के हवाले कर दे, और वो उसके लिए वो काम करे। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। एक्सेल में अगर 4-5 वैल्यूज पड़ी हैं तो एक इंसान आसानी से उनको मैनेज कर सकता है, उनको समाप्त कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसको माइग्रेट करना चाहूँ तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लगा के एंटर करूंगा, तो अब क्या होगा, वो काम मैं नहीं कर रहा, वो सम अब कंप्यूटर कर रहा है। मैंने वो अपना टास्क उसको माइग्रेट कर दिया कि भाईजान ये देने। तो लिहाजा ये कहलाती है टास्क माइग्रेबिलिटी, ठीक है, या माइग्रेटेबिलिटी। सॉरी ये शायद दोबारा, अच्छा मेरे पास यहाँ पे की गलत है, सॉरी। मल्टी थ्रेडिंग। अब जरा देखना, ये उसने वही वाली मिसाल अपनी बुक में दी हुई है। स्पेल चेकिंग का पेपर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द नीड फॉर टास्क माइग्रेटेबिलिटी। होता क्या है कि हमारे पास भी अगर एक डिक्शनरी हो तो हम अपनी स्पेलिंग्स कर सकते हैं चेक, ठीक है, और उसको ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, इस रूटीन टास्क को परफॉर्म करने के लिए ऑटोमेट कर दिया गया है, कि बजाय से कि एक बंदा, एक क्लर्क हर वक्त अपने हाथ में डिक्शनरी लेकर बैठा हो, तो वो उसको चेक कर रहा हो, वो उसको ऑटोमेटिकली स्पेल चेकर को दे देता है। बट स्टिल आप याद रखना कि हम उसकी ग्रामर और उसका जो बॉडी टेक्स्ट है उसको हम खुद ही देख रहे होते हैं। लेकिन हाँ, जो चीज़ ऑटोमेट हो सकती है वो ये है कि हम एक डिक्शनरी को वर्ड के साथ अटैच कर देते हैं, और वो डिक्शनरी के थ्रू चेक करता है कि वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है या नहीं, और वो हमें बताता रहता है, ठीक है। और इसका इसने ये सारा तो कंप्यूटर की बात हो गई। अब जो ऑटोमेटिक कार्स और जहाज आ रहे हैं जो कंप्यूटराइज इक्विपमेंट के साथ होते हैं, तो अब उन कारों का वो कह रहा है क्रूज मोड। आप गाड़ी पर जा रहे हैं और आपने अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, तो आप पहले जब आप कर रहे हैं तो टास्क आपके अंडर है। अगर आप उसको क्रूज मोड पे ले जाते, आपने 80 की स्पीड पर डाला और आपने उसको डबल एक्सलेट कर दिया, तो अब क्या हुआ, वो अपना कंट्रोल बदल दिया, माइग्रेट कर गई। आपका क्रूज मोड ऑन हुआ है, और अब गाड़ी को पता है कि उसने बेशक ऊंचाई आए नीचाई आए कुछ भी हो, वो अपनी स्पीड को 80 पर ही रखेगी। तो अगर चढ़ाई है तो एक्सीलेटर ज़्यादा हो जाता है, अगर उतराई है तो वो कम हो जाता है। गाड़ी 80 से लेफ्ट या राइट नहीं होगी, यानी कम या ज़्यादा नहीं होती। तो पहली चीज़ एक उसने मिसाल ये दी जो हमारे कंप्यूटराइज्ड कार्स हैं। फिर उसमें ऑटो पायलट की दी कि हम जो पायलट जहाज़ चला रहा होता है, जिस वक्त वो अपनी स्ट्रेच, वो थोड़ा सा अपना रिलैक्स करना चाहता है, लेग स्ट्रेच करना कहते हैं, वो अपने आप को रिलैक्स करना चाहता है, जहाज ठीक डायरेक्शन में उसके नेविगेटर में डाला हुआ है, नेविगेशन हुई है, तो वो उसको ऑटो पायलट पर डालता है। तो आपका हवा वगैरह सही है, दबाव जो होता है, एयर प्रेशर, आपका मौसम ठीक है, तो अब क्या है, वो ऑटो पायलट घंटों तक उसको उड़ा सकता है। यानी अब क्या हुआ, जो मैनुअल टास्क पायलट परफॉर्म कर रहा था, उसने टेक ऑफ लिया, उसने खास हाइट अचीव, जब डायरेक्शन सेट हो गई, तब वो कहता है जी कि मैं ज़रा लेग स्ट्रेच कर लूँ, मैं ज़रा रिलैक्स कर लूँ, तो वो ऑटो पायलट पर डाल के उसको बैठ जाता है और सुकून करता है। तो देखो यहाँ पर भी क्या हुआ कि हमने अपने पास से कंट्रोल को माइग्रेट कर दिया कंप्यूटर को, जहाज के कंप्यूटर को।
कि अब तुम जहाज को चलाओ। तो ये टास्क माइग्रेटेबिलिटी के बारे में है, इसको देख लीजिएगा। और अब देखिए सब्स्टिट्यूट करना। हम कहते हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो अमूमन अगर कभी कोई एक खिलाड़ी जख्मी हो जाता था तो उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता था कि जी 6 नंबर के बजाय 4 नंबर जा रहा है अंदर। या फिर कभी अगर कोई शख्स अच्छा नहीं खेल, मतलब वो अच्छा खिलाड़ी था लेकिन उसमें कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता था, तो हमारे कोच बाहर से एक सीटी बजाते थे और वो हमें कार्ड दिखा देते कि फला बंदा वापस आ जाए और ये वाला अंदर जा रहा है। तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है? मुतबादिल, किसी चीज़ का मुतबादिल। तो अब जरा यहाँ पर गौर करो बेटा, वो कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एक काम को करने के कई तरीके क्या हो सकते हैं, जरा ये भी सोचिएगा। Substitutivity requires that equivalent values can be substituted for each other। अब देखो इसकी जो बेहतरीन मिसाल है, जरा यहाँ पर देखना। जब तुम वर्ड में काम कर रहे होते हो तो जो तुम्हारा फुट होता है, जो तुम्हारा रूलर होता है, जिसमें तुम उसके अंदर वो उसको क्या कहते हो, उसके मार्जिन को तुम जिस वक्त वहां से कैलकुलेट कर रहे हो तो 1 इंच 1.5 इंच, तो नोट करो हम उसकी सेटिंग्स में जाके उसका सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं कि मुझे इंचेस में नहीं चाहिए, मुझे सेंटीमीटर्स में चाहिए। तो उसने बड़े मजे की यहाँ पर बात बताई है कि हमें एक वैल्यू के बजाय दूसरी को सब्स्टिट्यूट करने का मौका मिले, तो इसको हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी मानते हैं, सब्स्टिट्यूटिविटी। For example, in considering the form of an input expression to determine the margin for a letter, you may want to enter the value either in inches or centimeters. So अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप उसके अकॉर्डिंगली उसको डिफाइन करते हैं कि जी मुझे इंचेस चाहिए क्योंकि मैंने इंचेस में मार्जिन रखा हुआ है। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो ये इस तरह से नहीं चाहिए, बल्कि मुझे सेंटीमीटर्स में चाहिए क्योंकि मैं मार्जिन को सेंटीमीटर में मैनेज कर रहा हूँ। तो अब पता चला कि जी अच्छा वैल्यूज बदली जा सकती है। मैं ऐसी छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ कि अगर आप किसी एक वेबसाइट पर हैं जहाँ पर आप वेदर को देख रहे हैं और टेम्परेचर को देख रहे हैं, तो आपके पास चॉइस होती है कि अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर सेंटीग्रेड में देख सकें। और बहुत से ममालिक हैं, हम लोग सेंटीग्रेड में ज़्यादा चलते हैं, बाहर मैंने देखा कि वो फॉरेन हाइट में चलते हैं। तो वो उस वेबसाइट के ऊपर 2 ऑप्शन दे देते हैं कि आइदर आप सेंटीग्रेड में देखना चाहते हैं या उसमें, तो देखिए अब देखो अब आपको आउटपुट जो मिल रहा है ना, वो आपको आपकी मर्जी का मिल रहा है, सब्स्टिट्यूट हो गया है, वो मुतबादिल हो गया है। तो सेंटीग्रेड में जो वैल्यू है वो कन्वर्ट होती है फॉरेन हाइट में, और अब आप फॉरेन हाइट में उसको देख सकते हैं। अब जरा आप देखिए इसके बाद another, और ये वाली वही एग्जांपल है, द टेम्परेचर ऑफ एन फिजिकल ऑब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी प्रेजेंटेड एज अ डिजिटल थर्मोमीटर। अगर मैं एक डिवाइस लगी हुई है और मैं देखना चाहता हूँ कितनी गर्म है, जिस तरह आपके एक्वेरियम्स के अंदर होता है कि आप टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं ताकि मछलियाँ मरे नहीं, इसी तरह पोल्ट्री फार्म्स में आपकी छोटी सी डिवाइस लगी होती है जो टेम्परेचर बताती है पर कंट्रोल भी कर रही होती है। तो और इस तरह बेशुमार लैब्स में हर जगह पे ना, तो क्या कहते हैं टेम्परेचर ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम थर्मोमीटर की फॉर्म में देख सकते हैं। और कैसे? अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो मुझे वो दिखाएगा कि जी इस वक्त इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी हाई है, या फिर ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डिपेंड करता है। और कहते हैं ये भी तो मुमकिन है कि हमारे यूजर को वो बजाय इसके कि डिजिटल चाहिए हो, उसको एक ग्राफ नजर आए कि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता राइज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, या टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो रहा है। तो कहता है डिपेंड करता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसको यूं दिखाएं या ग्राफ में दिखाएं। और वो कहता है कभी कभी ये भी होता है कि हम एक यूजर को एक ही वक्त में करंट अपना टेम्परेचर दिखाते हैं और पूरा ग्राफ भी दिखाते हैं पिछले कई घंटों का, ताकि वो बंदा देख सके कि इस प्लांट का, इस फैक्ट्री का, इस जगह का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और वो उसके अकॉर्डिंगली एक्शन कर सके, या यहाँ का टेम्परेचर गिर रहा है वो अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट करना होता है कि मैं एक ही काम को दो तरीकों से अपने यूजर को दिखा रहा हूँ कि तुम टेम्परेचर को डिजिटल फॉर्म में भी देखो कि इस वक्त टेम्परेचर 98 है, लेकिन साथ ही तुम्हें ग्राफ में भी दिखा रहा हूँ कि ये हाई हो रहा है, ये 2 घंटे पहले 96 था, उससे पहले 90 था, उससे पहले 84 था। तो वो बंदा अगर उस प्लांट के लिए कोई चीज़ अहम है, टेम्परेचर का वजह से कोई नुकसान हो सकता है, तो वो उस ग्राफ को राइज करते हुए, उसको उठते हुए देख के वो परेशान होगा या कम से कम अलर्ट हो जाएगा, उसको अलर्ट मिल जाएगा, फौरी तौर पे वो अटेंटिव होके उसके लिए जो भी उसने एक्शन करना है वो कर सकेगा। अब देखो
Substitutivity requires that equivalent values can be substituted for each other. अब उसने क्या कहा है, सॉरी ये तो यार वापस जा रहा है समय, आज मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ, वही वाला था, मैं कह रहा हूँ पढ़ा हुआ तो लगता है। यहाँ पर उसने एक ऑप्शन हमें दिया है इक्वल अपॉर्चुनिटी का। वो कहता है कि एक चीज अमूमन ये भी होती है कि हमारे सॉफ्टवेयर में इनपुट और आउटपुट गुम हो जाते हैं, यानी आप कहते हैं यार ये मैं जो कर रहा हूँ ये इनपुट है या ये जो बना रहा हूँ आउटपुट है। उसको उसने बहुत अच्छा क्लियर किया है। उसने कहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी ब्लर्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एट द इंटरफेस। स्क्रीन के ऊपर हमें एहसास नहीं हो रहा होता कि हम इसको वैल्यूज दे रहे हैं, हम कुछ और बना रहे हैं। एग्जाम्पल देखो समझ में आएगा। In a drawing package, the user may draw a line by direct manipulation and system would compute the length of the line। देखो याद रखो, कह रहे हैं आप ड्रैग करते हो ड्रॉप करते हो तो आपकी लाइन ड्रॉप ही हो जाती है और वो फौरी तौर पर आपको बताता है कि इतने सेंटीमीटर्स की या इतने इंचेस की आपकी लाइन है। और दूसरी तरफ वो क्या कहता है जरा देखना, और कन्वर्सली द यूजर में स्पेसिफाई द लाइन कोऑर्डिनेट्स, यानी वो उसको बताए कि कहां से कहां तक होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, और सिस्टम उसके लिए ड्रॉ करे। देखो दो फर्क हुए, मैंने ड्रॉ किया, सिस्टम ने मुझे उसका स्टार्ट एंड और टोटल लेंथ बताई। दूसरे में मैंने क्या किया, मैंने उसको स्टार्ट एंड और लेंथ बताई और उसने मुझे उसके अगेंस्ट लाइन ड्रॉ कर दी। तो कहते हैं ये भी एक कॉन्सेप्ट है, जरा इसको सोचो, ये कहीं कहीं पर यूज होता है। जी हाँ, ये यूज होता है बहुत सारी जगहों पर, जो आपको समझ में आएगा इस लेवल पर। वर्ड में जब हमने टेबल इंसर्ट करना हो तो उसके ऊपर टेबल बने हुए नजर आ रहे होते हैं, कितने कॉलम कितनी रोज। आप सिर्फ ड्रैग करके उसको बता दें 3 कॉलम 5 रोज, वो फौरन टेबल इंसर्ट कर देगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उसको क्लिक करते हैं और फिर उसमें लिखा हुआ आता है। एक तो ड्रैग है तो आपके पास सेल्स बने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेल, और आप माउस से ड्रैग करते हुए लाते हैं और जहां तक आपने लेना है, जनाब मुझे 4 रोज चाहिए 3 कॉलम चाहिए, आप छोड़ देते हैं और टेबल बना देता है। दूसरे में लिखना पड़ता है, वो हमसे कहता है ड्रॉ और इंसर्ट टेबल, फिर वहां पे वो हमसे पूछता है बताओ जी कितनी रोज कितने कॉलम, तो हम उसके अंदर मेंशन करते हैं 5 रोज 4 कॉलम। जब हम उसको ओके करते हैं तो वो उसी डायमेंशन का टेबल बना देता है। और तीसरा जो सब्स्टिट्यूट किया जाता है वो ये है कि हम टेबल को खुद ड्रॉ करते हैं, हम खुद उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स बनाते हैं। तो ये याद रखना, इसके अंदर ये नहीं है लेकिन एग्जाम्पल है कि याद रखो कि वर्ड में आज जाके देखना, इंसर्ट टेबल में तुम्हें 3 मुख्तलिफ तरीकों से नजर आता है। तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी है सब्स्टिट्यूटिविटी के अंदर कि यार हमारे पास एक काम को हम किस तरह से कर रहे हैं, कभी हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, कभी बता रहे हैं और वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो है ये हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमें आसानी देते हैं। अब कस्टमाइजेबिलिटी, बेटा एक बात तो याद रखिएगा, कस्टमाइजेबिलिटी ये होता है कि किसी भी इंटरफेस को, किसी भी चीज़ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑल्टर कर लिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए। अब ज़रा यहाँ पर देखना, कस्टमाइजेबिलिटी इज़ द मॉडिफाइबिलिटी ऑफ द यूज़र इंटरफेस बाय द यूज़र और द सिस्टम। ये बहुत मज़े की बात है कि ऐसा कोई भी तरीका जिसके अंदर हम अपने सिस्टम को के इंटरफेस को, उसकी स्क्रीन्स को चेंज कर सकें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये कस्टमाइजेबिलिटी कहलाता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी का एक रूल है, एक डायमेंशन है। तो देखो, अब अगर मैं पहले आपको इसकी मिसाल दूं तो बहुत आसान है। आप लोग जब अंधेरे में मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए जहाँ पर बहुत लाइट नहीं है, और आप एकदम से रोशनी में जब बाहर जाते हो तो आपके लिए देखना मुश्किल हो जाता है स्क्रीन को। तो अब आप फौरी तौर पे जाके उसकी जो ब्राइटनेस है उसको ज़्यादा करते हो। तो देखो नोट करो हुआ क्या, तुमने कस्टमाइज किया है उस लम्हे में अपने मोबाइल फ़ोन को कि जनाब ये अपनी रोशनी ज़्यादा करे ताकि मुझे ब्राइट लाइट में भी नज़र आना शुरू हो। और जब आप फिर लो लाइट में वापस आते हैं क्लासरूम में तो आप ब्राइटनेस कम करते हैं ताकि आपकी आंखों को चुभे नहीं। और या क्या होता है सर, हम ऑटो कर देते हैं। ऑटो में क्या होता है, सिस्टम खुद ब खुद सेंस कर रहा होता है कि अब लाइट कम है तो लिहाजा मैं भी इसकी ब्राइटनेस कम कर दूं। और जो ही आप सूरज में जाते हैं उसको पता चलता है कि लाइट ज़्यादा हो रही है तो वो वहां पर अपनी ब्राइटनेस बढ़ाना शुरू कर देता है। तो देखो ये है कस्टमाइजेबिलिटी। इसी तरह से अगर आप कभी नोट करो तो आप अपने व्हाट्सएप के कलर्स बदल सकते हो, आप कस्टमाइज कर सकते हो व्हाट्सएप को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
आप जीमेल का थीम अपने थीम कलर्स अपने मुताबिक कर सकते हो। यानी आपने देखा हो किसी के व्हाट्सएप में, आप मेरे में सिंपल चल रहा है, मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, लेकिन आप सब बच्चों के वो व्हाट्सएप के अंदर डिफरेंट थीम्स डिफरेंट कलर्स चल रहे होते हैं, क्योंकि आपने अपनी पसंद के मुताबिक कस्टमाइज किया हुआ होता है। आपने रिंगिंग टोन कस्टमाइज की हुई होती है कि अगर फैमिली में से अम्मी अब्बू का बहन भाई का फ़ोन आए तो ये अलग वाली टोन बजे, मुझे पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंट है और मुझे फौरी जवाब देना है। ठीक है, तो ये भी कस्टमाइजेबिलिटी के अंदर आ रहा है, यानी आपने आवाज़ को भी याद रखिएगा, ये भी कस्टमाइजेबिलिटी है। उसकी बीप, आपकी कॉल की जो रिंगर है वो, ये आप जब सेट करते हैं कस्टमाइजेशन कर रहे होते हैं। तो देखो उसने दो बातें इसमें बताई हैं, एडेप्टेबिलिटी एंड एडेप्टिविटी। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी ये होता है बेटा कि जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि आप उसको चेंज करें। आप रोशनी में गए और आपने ऑटो पे नहीं लगाया हुआ, बल्कि आप क्या करते हैं, आप एडजस्ट करते हैं कि यार इसकी लाइट को मैं बढ़ा रहा हूँ, कितनी बढ़ाऊं कितनी बढ़ाऊं कितनी, अच्छा बस अब ठीक है नजर आ रहा है। तो देखो एडेप्टेबिलिटी क्या है, रेफर्स टू द यूजर्स एबिलिटी, यूजर की काबिलियत टू एडजस्ट द फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अब देखो कि मैं अपनी स्क्रीन्स को भी मैनेज करूं, इनपुट आउटपुट को भी मैनेज करूं। तो अब अगर देखो तो मैं जो उसकी आउटपुट है जो वो मुझे दिखा रहा है, मैं उसकी लाइट को एडजस्ट कर रहा हूँ। तो लिहाजा ये मेरे पास एडेप्टेबिलिटी है जो यूजर के हाथ में होती है। लेकिन एडेप्टिविटी क्या है, ये यूजर के बजाय हम कंप्यूटर को ही दे देते हैं। इज ऑटोमेटिक कस्टमाइजेशन ऑफ द यूजर इंटरफेस बाय द सिस्टम। सिस्टम को पता होता है कि अब मैंने क्या करना है, लाइट कितनी बढ़ानी है कितनी घटानी है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ये कर रहा होता है। मैं इसकी एक मिसाल और दे सकता हूँ। विंडोज के अंदर आप मेमोरी की सेटिंग लगा सकते हैं कि कितनी मेमोरी कहाँ पर यूज हो, लेकिन नोट, और उसको हम क्या कहेंगे कि जनाब एडेप्टेबिलिटी, यूजर ने कस्टमाइज कर दिया है कि इतनी मेमोरी ये होगी, इतनी मेमोरी ये इस्तेमाल करेगा, ओएस को इतना मिलेगा। लेकिन क्योंकि हम उतना अच्छा नहीं कर रहे होते, तो हम क्या करते हैं, हम एडेप्टिव कर देते हैं। हम सिस्टम से कहते हैं तुम मेमोरी को खुद ही मैनेज करो, जिस जिस प्रोसेस को, जिस एप्लीकेशन को जितनी आपने ज्यादा वो देनी है मेमोरी, आप उसको अकॉर्डिंगली अरेंज करना, जब जिसको जरूरत हो तो उसको दे देना। तो क्या होता है, उस वक्त एडेप्टेबिलिटी नहीं होती, हमने नहीं तकसीम की होती मेमोरी, बल्कि एडेप्टिविटी होती है। सिस्टम खुद जज करता है किस प्रोसेस को, किस एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी रैम चाहिए, वो उतनी उसको देता है, कितना प्रोसेसर टाइम चाहिए वो उसको देता है। सब उनकी अपनी रूटीन्स हैं, हमने इसमें कोई हाथ नहीं डाल रहे होते। तो देखो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स समझ लो। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इंचेस टू सेंटीमीटर जो हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कलर थीम का मैंने तुम्हें बताया। मैंने तुम्हें इसके अलावा मोबाइल की लाइट का बताया। इसी तरह से एक और चीज़ याद रखो, तुम्हारे लैपटॉप्स के अंदर एक बहुत मज़े का ऑप्शन होता है, वो मैं भी यूज़ करता हूँ कभी, जो है कि नाइट मोड का, कि जो ही रात हो तो आपका जो लैपटॉप है ये वाइट लाइट के बजाय हल्की सी वार्म लाइट, यानी थोड़ी सी येलोइश लाइट देना शुरू कर दे। अब हुआ क्या है, मैंने सिस्टम को कंट्रोल मैंने किया मैंने है। अब होगा क्या, जो ही रात के 10 बजेंगे तो मेरी मुझे मुझे बताए बिना या मेरे किए बिना सिस्टम खुद ब खुद उसको 10 बजे लाइट्स को हल्का सा वार्म कर देगा, यानी उसको थोड़ा सा येलोइश कर देगा ताकि नींद आनी शुरू हो जाए। हम जो लोग सब कहते हैं ना कि नींद नहीं आती, और सर हम लोग जब रात को ना भी पढ़ रहे हो तो हम सोते तो नहीं है। इनफैक्ट रीज़न ये होता है कि आपके हाथ में मोबाइल होता है, और मोबाइल जो लाइट दे रहा होता है वो वाइट होती है, और वाइट लाइट ब्रेन सेल्स को बता रही होती है कि अभी दिन है, अभी आपने सोना नहीं है। तो आप चाहें भी तो आप नहीं सो पाते। लेकिन आपके मोबाइल के अंदर भी कस्टमाइजेबिलिटी का ऑप्शन होता है। आप वहाँ पर जाएं और इसको नाइट मोड को एक्टिवेट कर दें। ये 10 बजे जो आप टाइम सेट करेंगे, जो टाइम देंगे उस वक्त ये अपनी लाइट्स को चेंज करेगा, आपको फील होगा। और फिर आपको खुद फील होगा कि दिमाग को सिग्नल्स जा रहे हैं, आप टायर्ड हो रहे हैं, आप थक, यानी आपको पता चल रहा है कि हाँ मैं थकना शुरू हो रहा हूँ। और ये सब चीज़ें जो है हमारी कस्टमाइजेबिलिटी के अंदर आती है। अब देख लो ज़रा, सॉरी, ये आपके पास थे समरी ऑफ प्रिंसिपल्स अफेक्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी। हमने इससे पहले लर्नेबिलिटी पढ़ा था, रोबस्टनेस पढ़ा था, आज हमने फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा है। डायलॉग इनिशिएटिव हमने पढ़ा, मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा, टास्क माइग्रेटेबिलिटी पढ़ा, सब्सिट्यूटिविटी पढ़ा, कस्टमाइजेबिलिटी पढ़ा। तो ये हमने सब पढ़ा है। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आप जो मिसालें इस लेक्चर में बताई गई हैं
उसके अलावा कोई मिसाल आज रात 12 बजे तक जमा कराएंगे, हर एग्जाम्पल के साथ जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस नहीं की कि जी ये 5 चीजें हैं और इन 5 चीजों को हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर में एग्जाम्पल देनी है, कोई बड़ी कहानियां नहीं डालनी। 3-3 लाइन के एग्जाम्पल्स दीजिए, 15 लाइनों से 20 लाइन्स का आपका एक छोटा सा वो बनेगा और आपने बताना है कि डायलॉग इनिशिएटिव फला सॉफ्टवेयर में ऐसे होता है, मल्टी थ्रेडिंग फला जगह पे ये कर रही होती है। ये आपका आज का होमवर्क है। यहाँ तक कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। वेरी गुड।